आज का इंसान थका हुआ है, लेकिन ये थकान शरीर की नहीं है। वो उलझा हुआ है, लेकिन उलझन परिस्थितियों की नहीं है। उसके भीतर अस्थिरता है, पर उसका कारण बाहर की दुनिया नहीं है। जो टूटन दिखाई देती है, वो भीतर से शुरू होती है, वहीं से फैलती है और फिर जीवन के हर हिस्से में अपना असर दिखाने लगती है। शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं है, कमी है उसकी दिशा की। शक्ति मौजूद है, लेकिन वो टिक नहीं पाती। कभी अत्यधिक सक्रियता बन जाती है, कभी पूरी जड़ता। यही कारण है कि इंसान कभी खुद को बहुत आगे भागता हुआ पाता है और कभी पूरी तरह रुका हुआ। न गति में संतुलन है, न ठहराव में स्पष्टता। ये असंतुलन विचारों में झलकता है, निर्णयों में दिखाई देता है, रिश्तों में तनाव बनकर उभरता है और काम में भ्रम के रूप में सामने आता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि समस्या कहाँ है, क्योंकि लक्षण बाहर दिखते हैं, लेकिन कारण भीतर छुपा रहता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे समस्या नहीं कहा था, उन्होंने इसे अधूरी रसायन प्रक्रिया कहा। आत्मिक रसायन विद्या को समझने के लिए सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नया बनाना नहीं है। यहाँ बदलाव की बात नहीं होती, क्योंकि बदलाव अक्सर अस्थिरता पैदा करता है। प्राचीन दृष्टि में रसायन विद्या का अर्थ था भीतर जो पहले से मौजूद है उसे उसकी सही अवस्था में लौटने देना। ये प्रक्रिया जोड़ने की नहीं, ठीक अनुपात पहचानने की कला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रसायन विद्या का संबंध बाहरी पदार्थों से था, धातुओं से, औषधियों से या किसी गुप्त प्रयोग से। लेकिन आत्मिक रसायन विद्या में प्रयोगशाला बाहर नहीं होती। मन, प्राण और चेतना ही वो स्थान है जहां सारा कार्य घटित होता है। व्यक्ति का पूरा जीवन इन्हीं तीन स्तरों के संतुलन या असंतुलन का परिणाम होता है। मन वो जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं, स्मृतियां टिकती हैं और कल्पनाएं फैलती हैं। जब मन बहुत तेज हो जाता है तो जीवन बिखराव में चला जाता है। प्राण वो शक्ति है जो गति देती है, जो शरीर और मन को चलाती है। जब प्राण अनियंत्रित हो जाते हैं तो व्यक्ति बेचैनी में जीता है। चेतना वो स्तर है जहां देखने की क्षमता होती है, समझ पैदा होती है और स्पष्टता आती है। जब चेतना धुंधली हो जाती है तो सही और गलत के बीच अंतर खो जाता है। आत्मिक रसायन विद्या इन तीनों को सुधारने या दबाने की कोशिश नहीं करती, ये उन्हें उनकी स्वाभाविक भूमिका में लौटने देती है। मन को सीमित किया जाता है ताकि वो सेवा कर सके, प्राण को स्थिर किया जाता है ताकि वो ऊर्जा बने, और चेतना को खुला छोड़ा जाता है ताकि वो साक्षी रह सके। यही वो क्रम है जहां भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी नए व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता। उसका स्वभाव, उसकी पहचान और उसकी आदतें जबरदस्ती नहीं बदली जाती। जो बदलता है वो है भीतर की व्यवस्था। जब व्यवस्था सही हो जाती है तो जीवन अपने आप संतुलन दिखाने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में आत्मिक रसायन विद्या को सुधार की विधि नहीं, स्थिरता की प्रक्रिया कहा गया। जब भीतर की ऊर्जा सही अनुपात में मिलती है, व्यक्ति बदलता नहीं, स्थिर हो जाता है। पुरुष और स्त्री ऊर्जा की चर्चा को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये कोई प्रतीकात्मक शब्द नहीं है, बल्कि भीतर काम करने वाले जीवंत सिद्धांत हैं। इन्हें किसी व्यक्ति के स्वभाव, सोच या पहचान से जोड़ देना आसान है, लेकिन यही आसान रास्ता समझ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऊर्जा का विज्ञान व्यक्तिगत राय पर नहीं चलता, वो भीतर की क्रियाओं को देखने से खुलता है। पुरुष ऊर्जा वो तत्व है जो भीतर स्पष्टता पैदा करता है। ये तय करता है कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा छोड़ देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति निर्णय ले पाता है, सीमाएं बना पाता है और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेता है, तब ये ऊर्जा सक्रिय होती है। ये ऊर्जा विस्तार चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और परिणाम देखना चाहती है, लेकिन इसमें ठहराव का गुण नहीं होता, इसलिए इसे संतुलन की आवश्यकता होती है। स्त्री ऊर्जा उस संतुलन का आधार है। ये अनुभव को रोकती नहीं, बल्कि उसे भीतर उतरने देती है। जब कोई स्थिति सामने आती है और व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उसे महसूस करता है, समझता है और समय देता है, तब स्त्री ऊर्जा काम कर रही होती है। ये ऊर्जा जीवन को पोषण देती है, थकान को संभालती है और भीतर सुरक्षा की भावना बनाती है। इसके बिना कोई भी गति टिकाऊ नहीं होती। ये दोनों ऊर्जाएं शरीर के भीतर अलग अलग स्थानों पर काम करती हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है।
जब पुरुष ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है, तब व्यक्ति हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। हर चीज को तय करना, हर परिणाम को पकड़ना और हर परिस्थिति पर हावी होना उसका स्वभाव बन जाता है। बाहर से ये ताकत जैसा दिखता है, लेकिन भीतर लगातार तनाव बनता रहता है। दूसरी ओर जब स्त्री ऊर्जा हावी हो जाती है, तब व्यक्ति बहुत कुछ समझता है, बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठा पाता। वो दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाता है, निर्णय टालता रहता है और भीतर ही भीतर खुद को कमजोर महसूस करता है। यहाँ शांति तो होती है, लेकिन स्पष्टता नहीं बन पाती। समस्या ये नहीं है कि इनमें से कौन सी ऊर्जा अधिक है। समस्या ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रही। जब दिशा बिना ग्रहणशीलता के चलती है, तब जीवन कठोर हो जाता है। जब ग्रहणशीलता बिना दिशा के फैलती है, तब जीवन बिखरने लगता है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से दूर हो जाता है। आत्मिक रसायन विद्या इन्हें बराबर करने की बात नहीं करती, बल्कि तालमेल की बात करती है। पुरुष ऊर्जा को स्त्री ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि वो विनाशकारी न बने, और स्त्री ऊर्जा को पुरुष ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि वो दिशाहीन न रहे। यही वो बिंदु है जहां भीतर की कमजोरी शक्ति में बदल सकती है। जब ये तालमेल नहीं बनता, तब व्यक्ति या तो बहुत कठोर हो जाता है या बहुत बिखर जाता है। दोनों ही अवस्थाएं भीतर की असंतुलित प्रक्रिया का संकेत है, और जहां प्रक्रिया संतुलित नहीं होती, वहां शक्ति नहीं, केवल संघर्ष पैदा होता है। दोनों ही अवस्था कमजोरी है। ऊर्जा का असंतुलन अचानक नहीं दिखाई देता। ये धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार, उसकी सोच और उसकी प्रतिक्रिया में उतरता है। बाहर से देखने पर यह स्वभाव जैसा लगता है, लेकिन भीतर ये एक टूटे हुए संतुलन का संकेत होता है। जब ऊर्जा अपने स्वाभाविक क्रम में नहीं बहती, तब व्यक्ति अपनी ही गति से थकने लगता है। जब पुरुष ऊर्जा अत्यधिक हावी हो जाती है, तब भीतर लगातार खिंचाव बना रहता है। व्यक्ति जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा बढ़ जाती है। वो रुक नहीं पाता, शांत नहीं बैठ पाता, और जब शांति मिलती भी है तो टिकती नहीं। बाहर से ये सक्रियता लग सकती है, लेकिन भीतर बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति हर चीज को ठीक करने की कोशिश करता है, हर परिणाम को तय करना चाहता है। असफलता उसे भीतर से हिला देती है और सफलता भी उसे सुकून नहीं देती। ऊर्जा खर्च होती रहती है, पर भरने का अवसर नहीं मिलता। यही कारण है कि ऐसे लोग थकान के बावजूद रुकना नहीं जानते। जब स्त्री ऊर्जा असंतुलित होती है, तब तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। व्यक्ति बहुत सोचता है, हर संभावना पर अटक जाता है और निर्णय लेने से पहले ही डर घेर लेता है। भीतर समझ होती है, संवेदनशीलता होती है, लेकिन आगे बढ़ने की स्पष्टता नहीं बन पाती। हर कदम भारी लगता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी प्रभावों से जल्दी प्रभावित होता है। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, बार बार अपनी ही सोच पर सवाल करता है और अंततः निर्णय टाल देता है। समय बीतता रहता है, लेकिन भीतर गति पैदा नहीं होती। ये जड़ता शांति नहीं होती, बल्कि ठहरे हुए भय की स्थिति होती है। ऊर्जा जब असंतुलित होती है, तब व्यक्ति या तो लगातार भागता रहता है या पूरी तरह जम जाता है। एक अवस्था में वो खुद से दूर भागता है, दूसरी में वो खुद के भीतर ही फंस जाता है। दोनों ही स्थितियां भीतर की अधूरी रासायन प्रक्रिया का संकेत हैं, जहां शक्ति और स्थिरता एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। प्राचीन ऋषियों ने जागरण को कभी एक दिशा में जाने की प्रक्रिया नहीं माना। उनके लिए आधा जागरण सबसे बड़ा खतरा था। उन्होंने साफ देखा था कि जब व्यक्ति केवल शक्ति की ओर बढ़ता है और भीतर की शांति को नजरअंदाज करता है, तब उसका विकास बाहर से प्रभावशाली दिखता है, लेकिन भीतर वो असंतुलित हो जाता है। ऐसी अवस्था में ऊर्जा बढ़ती है, पर समझ पीछे छूट जाती है। शक्ति को बढ़ाना अपने आप में गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब शक्ति के साथ संवेदनशीलता और ठहराव नहीं आते। बिना शांति के शक्ति व्यक्ति को कठोर बना देती है। उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है और वो हर समस्या को टकराव के रूप में देखने लगता है। निर्णय तेज होते हैं, लेकिन उनके परिणाम गहरे घाव छोड़ जाते हैं।
यही कारण है कि इतिहास में शक्तिशाली लोग अक्सर भीतर से अस्थिर रहे हैं। दूसरी ओर केवल शांति की साधना भी अधूरी मानी गई। जब व्यक्ति क्रिया से कट जाता है और जीवन से दूरी बनाने लगता है, तब वो भीतर शांत तो दिखता है, लेकिन बाहरी संसार में निर्बल हो जाता है। उसकी ऊर्जा सिमट जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और वो परिस्थितियों के सामने झुकने लगता है। ये शांति स्थिरता नहीं होती, बल्कि जीवन से पीछे हटने की अवस्था बन जाती है। ऋषियों ने स्पष्ट कहा था कि शक्ति बिना शांति विनाश की ओर ले जाती है। ऐसी शक्ति नियंत्रण चाहती है, विस्तार चाहती है और अंततः खुद को ही जला डालती है। उसी तरह शांति बिना शक्ति निर्बलता पैदा करती है। वहां समझ तो होती है, पर उसे प्रकट करने की क्षमता नहीं बनती। दोनों ही अवस्थाएं अधूरी हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी जीवन को पूर्ण रूप से संभाल नहीं पाती। आत्मिक रसायन विद्या का उद्देश्य इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना था। इसका लक्ष्य न तो केवल योद्धा पैदा करना था और न ही संसार से कटे हुए सन्यासी। ऋषियों की दृष्टि में पूर्ण मानव वो था जो भीतर शांत हो और बाहर सक्षम, जिसके पास देखने की स्पष्टता भी हो और कार्य करने की शक्ति भी। आधा जागरण इसलिए खतरनाक कहा गया क्योंकि वो व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में वो केवल एक दिशा में झुक रहा होता है। पूर्ण जागरण वहीं शुरू होता है जहां शक्ति और शांति एक दूसरे का विरोध नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को संतुलित करती हैं। यही आत्मिक रसायन विद्या का मूल संकेत है और यही उसका अंतिम उद्देश्य भी है। ऊर्जा संतुलन का वास्तविक सूत्र किसी तकनीक की तरह नहीं समझा जा सकता। ये करने की चीज नहीं, बल्कि होने की प्रक्रिया है। ऋषियों ने इसे नियमों की सूची के रूप में नहीं दिया, क्योंकि नियम मन को पकड़ते हैं, ऊर्जा को नहीं। इसलिए ये सूत्र बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, ताकि इसे याद नहीं बल्कि देखा जा सके। हर क्रिया से पहले स्थिरता का होना आवश्यक है। जब भीतर ठहराव नहीं होता और व्यक्ति सीधे क्रिया में उतर जाता है, तब वो ऊर्जा को जला देता है। स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं है, बल्कि भीतर स्पष्टता का बनना है। जब शरीर और मन एक क्षण के लिए एक जगह टिकते हैं, तभी क्रिया दिशा पाती है। बिना इस ठहराव के किया गया कार्य केवल प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है। निर्णय से पहले संवेदनशीलता आती है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि स्थिति को पूरी तरह ग्रहण करने की क्षमता है। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति को महसूस किए बिना निर्णय लेता है, तब वो अधूरा होता है। स्त्री ऊर्जा यहां सक्रिय होती है, क्योंकि वही अनुभव को भीतर उतरने देती है। ये चरण छोड़ा जाता है तो निर्णय कठोर हो जाते हैं और उनके परिणाम भीतर दबाव बनाते हैं। स्वीकार के बाद ही नियंत्रण आता है। जब तक व्यक्ति किसी स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता, तब तक उस पर नियंत्रण की कोशिश केवल संघर्ष पैदा करती है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को देखने की क्षमता है। इसके बाद ही पुरुष ऊर्जा दिशा देती है, सीमाएं तय करती है और क्रिया को आकार देती है। आत्मिक रसायन विद्या में क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ग्रहण, फिर दिशा, पहले समझ, फिर क्रिया। जब स्त्री ऊर्जा पहले सक्रिय होती है, तब पुरुष ऊर्जा विनाशकारी नहीं बनती, और जब पुरुष ऊर्जा सही समय पर दिशा देती है, तब स्त्री ऊर्जा बिखरती नहीं है। जब ये क्रम उल्टा हो जाता है, तब जीवन टूटने लगता है। क्रिया बिना स्थिरता के थकान बनती है, निर्णय बिना संवेदनशीलता के संघर्ष बनते हैं, और नियंत्रण बिना स्वीकार के हिंसा में बदल जाता है। यही कारण है कि ऊर्जा संतुलन का सूत्र कोई अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर के क्रम को पहचानने की कला है। जब ऊर्जा संतुलित होने लगती है, तो उसका प्रभाव किसी विशेष साधना कक्ष में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देता है। व्यक्ति को कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वही कार्य अलग गुणवत्ता के साथ होने लगते हैं। बाहरी परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उनसे जुड़ने का तरीका बदल जाता है। काम के क्षेत्र में सबसे पहला परिवर्तन स्पष्टता के रूप में सामने आता है। निर्णय लेने में भ्रम कम हो जाता है, प्राथमिकताएं अपने आप साफ होने लगती हैं और अनावश्यक गतिविधियां छूटने लगती हैं। व्यक्ति ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन जो करता है उसमें बिखराव नहीं रहता। ऊर्जा सही दिशा में बहती है, इसलिए थकान कम और परिणाम स्थिर होते हैं।
रिश्तों में संतुलन सीमाओं के रूप में प्रकट होता है। व्यक्ति न तो खुद को हर स्थिति में घसीटता है और न ही पूरी तरह दूरी बना लेता है। वो जानता है कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। भावनाएं दबाई नहीं जाती, लेकिन वे निर्णयों पर हावी भी नहीं होती। इससे रिश्तों में तनाव कम होता है और स्पष्टता बनी रहती है। अकेलेपन का अनुभव भी बदल जाता है। पहले जो अकेलापन भारी लगता था, वही धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है, बिना बेचैनी के और बिना भागने की इच्छा के। ये शांति निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि भीतर से भरी हुई होती है। यहाँ स्त्री ऊर्जा स्थिरता देती है और पुरुष ऊर्जा उसे अर्थ देती है। निर्णयों में दृढ़ता आने लगती है। व्यक्ति न तो जल्दबाजी करता है और न ही टालता रहता है। वो सुनता है, समझता है और फिर कदम उठाता है। एक बार निर्णय हो जाने के बाद वो भीतर से टूटता नहीं, क्योंकि वो निर्णय स्वीकार और स्पष्टता से निकला होता है। यही दृढ़ता जीवन को सरल बनाती है। संतुलित ऊर्जा वाला व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी होती है। वो शब्दों से नहीं, अपने ठहराव से प्रभाव छोड़ता है। उसके आसपास एक ऐसा स्पेस बनता है जहां चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। यही संतुलन का वास्तविक प्रभाव है, जो बिना दिखावे के जीवन को बदल देता है। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कुंडलिनी इतना मूल और महत्वपूर्ण सत्य है, तो इसे हमेशा खुले रूप में क्यों नहीं बताया गया? इसका उत्तर सरल है, पर गंभीर है। गलत हाथों में ये ज्ञान सहायक नहीं, विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि ये ज्ञान सूचना नहीं, शक्ति से जुड़ा है, और शक्ति जब अपरिपक्व मन को मिलती है, तो वो संतुलन नहीं, विकृति पैदा करती है। इसी कारण इस ज्ञान को कथा की तरह नहीं फैलाया गया, इसे परंपरा में रखा गया। परंपरा का अर्थ था धीरे धीरे पकाना, अचानक देना नहीं। शिष्य को पहले स्थिर किया जाता था, फिर ही उसे आगे बढ़ाया जाता था। यहाँ ज्ञान से अधिक महत्व पात्रता का था। आज ये क्रम टूट गया है। लोग शब्द चाहते हैं, पर तैयारी नहीं। आधुनिक मन शॉर्टकट का आदी हो चुका है। वो परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। ये एक स्वाभाविक परिणाम है, जो तभी घटता है जब शरीर, मन और ऊर्जा एक स्तर की परिपक्वता तक पहुंचते हैं। बिना उस परिपक्वता के केवल शब्द मिलते हैं, अनुभव नहीं। इसीलिए ये बात अंत में स्पष्ट होनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण कोई रोमांचक अनुभव नहीं है जिसे खोजा जाए। ये परिपक्वता का परिणाम है, जो खोजने से नहीं, तैयार होने से घटता है।